नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है आपने पहले मेरी 2 स्लाइड्स देखी होगी। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है जो ESIC FAQ पार्ट 2। तो इसमें आप सभी के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, ESIC FAQ में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा बाकी चीज़ों की जो जनरली ESIC के बारे में पूछी जाती है। ऐसे ही ESIC के बारे में अधिक जानकारी जानते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ है कमेंट्स के द्वारा मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ESIC केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, और दूसरा ESIC क्या सेवाएं देता है और इसकी ये जो भी सेवाएं देता है उसके लिए पैसा इनको कहाँ से आता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज का ये वीडियो है। आगे चलते हैं। तो देखो, आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 100% भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। ESIC के चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। भारत सरकार का एक एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, उसके तहत अस्तित्व में आया है। तो इसीलिए इसको वैधानिक निकाय बोला जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट ऑफ स्टैट्यूट से जनरेट हुआ है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो भी व्यय और आय है, दोनों का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने हर साल रखा जाता है। ये केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही रखता है। ESIC एक्ट में ही ये सब प्रोविजंस करके रखी हुई है और ये पूरी तरह भारत सरकार का एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। तो इसमें स्टेट कहाँ से आ गया फिर। ESIC जो काम करता है उस काम के तहत वो कुछ चिकित्सा लाभ भी देता है, मेडिकल सर्विसेज भी देता है, और ये मेडिकल सर्विसेज दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार हॉस्पिटल्स चलाती है जिन्हें ESI स्कीम हॉस्पिटल्स, ESIS हॉस्पिटल्स और ESIS डिस्पेंसरीज ऐसा बोलते हैं। तो उनके थ्रू ESIC के हित लाभार्थियों को सेवाएं दी जाती है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण अंग है ESIC का। ताकि ये महत्वपूर्ण अंग पूरा करने का काम राज्य सरकार करता है, तो इसलिए ESIC के नाम में एक राज्य सरकार की जवाबदेही या राज्य सरकार का इसमें जो योगदान है उसके लिए ESIC के नाम ये स्टेट जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ESIC एक्ट अगर पढ़ेंगे आप तो इसमें राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि ये कुछ आस्थापना ESIC के व्याप्ति में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। अगर राज्य सरकार नहीं चाहे तो बहुत सारी आस्थापनाओं को ESI एक्ट नहीं लागू हो पाएगा। तो ये राज्य सरकार के अधीन है कि कौन सी आस्थापनाओं को ESIC के व्याप्ति में लाना है और कौन सी आस्थापनाओं को ESIC के व्याप्ति के बाहर रखना है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो राज्य सरकार करती है। इन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण काम और बाकी चीज़ों की वजह से ये कहा जाता है ESIC के नाम में स्टेट का जिक्र है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे और कुछ विचारधारा उस समय जिन्होंने कानून बनाया उनके विचार में रही होंगी। तो हम आगे चलते हैं। ESIC क्या क्या सेवाएं देता है। ESIC के 2 फ़ायदे हैं, एक जिसे हम नगद फ़ायदा कहेंगे और दूसरा एक काइंड में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना, इसे सबसे बड़ा ये बेनिफिट इन काइंड है। और बाकी नगद जो सेवाएं हैं उनका हम अगली स्लाइड में जिक्र करेंगे, उनको देखेंगे। दोस्तों, मैं ये जो स्लाइड अभी जो बता रहा हूँ ESIC के सर्विसेज बारे में, ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में एक एक हित लाभ को हम बहुत विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो मेडिकल बेनिफिट जो एक महत्वपूर्ण अंग है ESIC का, ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ने काफ़ी हॉस्पिटल्स और दवाखाने चला के रखे हैं जहाँ पे ESIC के जो लाभार्थी हैं उनको वैद्यकीय सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाती है। और दूसरा ESIC का जो हित लाभ है वो कैश बेनिफिट या नगद हित लाभ उसे कहेंगे। तो नगद हित लाभ 5 तरीके के ESIC से मिलते हैं उनको। सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, जिसके हिंदी अनुकरण आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कोई सिकनेस है, कोई लंबी बीमारी की वजह से काम पे नहीं आ रहा है, किसी को अपघात की वजह से अपाहिज हो गया, कोई कंपनी के कारण काम पे रहते हुए मर गया तो उसके आश्रित, और महिला कर्मचारी जो मैटरनिटी के समय पे लंबी छुट्टी पे रहती है, तो उन सब के प्रति ये अलग अलग हित लाभ दिए हुए हैं। उसके अलावा भी ESIC के बहुत सारे हित लाभ है, जैसे अंत्येष्टि का हित लाभ,
जॉब चली जाती है उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेकारी भत्ता, तो वो भी जैसे हम अगली स्लाइड जब बेनिफिट के ऊपर होगी तो उसमें एक एक का जिक्र हम करते आगे बढ़ेंगे। ईएसआईसी अपना जो भी इनकम है तो इन सब हित लाभों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और कैश बेनिफिट इसके लिए खर्च कर दी है। तो आगे चलते हैं, ये सब खर्चा करने के लिए ईएसआईसी के पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो जैसे ईएसआई एक्ट में प्रोविजंस है कि कुछ आस्थापना और फैक्ट्रीज अगर उनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनको ईएसआईसी के तहत अपने आप को ईएसआईसी के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी है। ये वो बाध्य है ये करने के लिए कानून के तहत, और वो लोग रजिस्टर करते हैं ईएसआईसी के अंदर। जब रजिस्टर होते हैं तो वो ईएसआईसी को एम्प्लॉयज़ के पगार से और नियोक्ता की ओर से दोनों मिला के कुल वेतन के 4% योगदान ईएसआईसी को देती है। ये 4% योगदान ईएसआईसी को जमा होता है और यही पूंजी ईएसआईसी जो भी कर्मचारी आपत्ति की परिस्थिति में है, जिनका नौकरी चला गया है, जिनको बीमारी हो गई है, या जैसे मैंने ऊपर एनालिस्ट किया वो सिचुएशन में किसी को कुछ दिक्कत आती है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पूंजी से वो खर्चा किया जाता है। आज तक ईएसआईसी ने कभी भी केंद्र सरकार से वित्तीय समर्थन नहीं लिया है और जो भी लाभ देने का कार्य है ईएसआईसी 1952 से आज तक करते आ रही है। ईएसआईसी अपना राजस्व मेडिकल सर्विसेज देने में, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, स्टाफ की नियुक्ति और उपर्युक्त जो सब हित लाभ है उनके लिए करती रहती है। तो ये था एक ओवरव्यू, ईएसआईसी का इनकम कहाँ से आता है, ईएसआईसी के खर्चे क्या है और ईएसआईसी के तहत क्या फ़ायदे होते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं जल्द ही एक नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए जिसमें ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कैसे तय की जाती है, किसका हिस्सा कितना है और ईएसआईसी के हित लाभ जो दिए जाते हैं वो किस रेट से दिए जाते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ जितेंद्र, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।